और ये वाला 1 इसके ऑपोजिट हो जाता है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या है। अब इन दोनों को देख लो अगर चाहो तो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0.5 से लेके 1.5 तक जाएगा, लेकिन कोई भी वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो तुम्हारा ये है। क्लियर हुआ। तो अभी मैंने थ्योरी क्या डिस्कस करी है कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 है तो कोई भी जो 2 वेक्टर होंगे उनका रिजल्टेंट तीसरे के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा, तभी जाके वो वैल्यू क्या होगी, 0 हो पाएगी। क्लियर। तो इतना नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं मॉड्यूल का। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मॉड्यूल का वो यहां पे है, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है इफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर along x, y and z axis respectively, then the angle between the vector I cap and I cap plus j cap plus k cap vector is given by। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक है वेक्टर I कैप, दूसरा जो वेक्टर है वो यहाँ पे होगा I कैप प्लस जे कैप प्लस क्या हो गया, k कैप। अब हमें बताना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो रिजल्ट क्या यूज करोगे, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा हो जाएगा a डॉट बी अपॉन क्या हो गया, ए बी। देखो है कि नहीं वहाँ पे। अब वैल्यू क्या हो जाएगी अगले स्टेप में, वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। a डॉट बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो i डॉट आई 1, i डॉट जे 0, i डॉट के 0, तो ऊपर आ गया 1। नीचे क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो निकल के आता है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो यही 2 वेक्टर के बीच का क्या दिया हुआ है, एंगल दिया है वहाँ पे। फिर देखो वहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, एक वेक्टर दिया है और वेक्टर की इक्वेशन दी हुई है 0.2 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस क्या हो गया, ए के कैप। तो हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू दी है 0.2 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस ए कैप। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर का मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वहां पे क्या है, 1 है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए वेक्टर क्या बन जाए, यूनिट बन जाए। अब हमें मालूम है कि किसी वेक्टर के अगर तीनों कंपोनेंट दिए हुए हैं तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यही कि नहीं। तो अगर तीनों वेक्टर के x, y, z कंपोनेंट दिए हैं तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस कितना, a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी a की। क्लियर है इतना। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन कई बुकों और मॉड्यूल में दिया रहता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। If their resultant is normal to the smaller force and has a magnitude of 8 Newton, the forces are। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास 2 फोर्सेस हैं और क्या बोल रहा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन।
तो हमारे पास दो फोर्स हैं, मान लो एक है F1, दूसरा क्या है F2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, ये जो दो फोर्सेस हैं इनके मैग्नीट्यूड का सम, मैग्नीट्यूड का सम का मतलब क्या हो गया F1 प्लस F2। ध्यान ना, क्वेश्चन में रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम कितना दिया है, उनके मैग्नीट्यूड का सम दिया है वहां पे 16 न्यूटन। क्लियर हुआ? तो F1 प्लस F2 इसकी वैल्यू वहां पे क्या दी हुई है, 16 न्यूटन दी हुई है वहां पे। अब मान लो इनमें से कोई एक फोर्स बड़ा है और ये दूसरा फोर्स क्या है, छोटा है। तो मान लो यहां पे F1 जो है छोटा है और मान लो F2 मेरा क्या है, बड़ा है। तो जिन दो फोर्स की बात कर रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम 16 न्यूटन है। मान लो F1 छोटा है और F2 बड़ा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट किस पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन देन द फोर्सेस आर। क्वेश्चन क्लियर नहीं क्लियर हुआ? ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो सेकंड एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड का सम 16 है। जब इन दोनों फोर्स को ऐड करते हैं तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट 8 न्यूटन आता है, लेकिन ये जो 8 न्यूटन का फोर्स है वो स्मॉलर वाले पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब देखो, एक फोर्स अगर F1 है तो दूसरा फोर्स क्या हो गया, 16 माइनस F1। देखो ये बोल सकते नहीं बोल सकते, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अगर एक फोर्स F1 होगा तो दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, 16 माइनस F1 हो जाएगा। अब इससे पहले हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी वहां पे कि अगर मेरे पास एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, और इन दोनों वेक्टर का जब भी हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम B को उठा के ऐसे प्लेस कर देते थे। देखो ये था नहीं था। अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो C ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि अगर दो वेक्टर होंगे तो उनको जब भी हम ऐड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उन दोनों के बीच में कहीं आएगा। अगर मैंने तुमसे बोला कि एक वेक्टर यहां पे है, दूसरा वेक्टर यहां पे है, और अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट C यहां कहीं है, तो बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे रिजल्टेंट हमेशा कहां जाएगा, मिड में ही जाएगा। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि एक वेक्टर यहां पे है F1, एक वेक्टर F1 है, दूसरा वेक्टर कहां होना चाहिए, दूसरा वेक्टर F2 यहां कहीं होना चाहिए। हमारे पास एक वेक्टर F1 है, दूसरा वेक्टर F2 है। अब जब ये दो वेक्टर इस तरह से होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और ये रिजल्टेंट की वैल्यू वहां पे 8 न्यूटन दी हुई है, और रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ? एक फोर्स अगर इधर होगा, दूसरा फोर्स इधर होगा, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं निकल आ पाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो A पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि बचा हुआ जो वेक्टर B है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। अब फिर से देखो वहां पे, ये मेरे पास एक वेक्टर था F1, है कि नहीं? अब कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है, ये जो 8 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन वहां पे किसका रिजल्टेंट है, F1 और F2 का। अब प्रॉपर्टी यूज करो, ये जो F2 है इस F2 को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करो, अगर मैंने F2 फोर्स को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस किया,
और मैंने इस तरह से प्लेस किया है कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। अब बताओ, यहाँ पे एक वेक्टर है F1, दूसरा वेक्टर है F2। फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है सेकंड वेक्टर के टेल से, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। समझ में क्या किया मैंने यहाँ पे बोला कि एक वेक्टर F1 है, दूसरा वेक्टर F2 है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट 8 न्यूटन है तो डायग्राम ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। F2 को मैंने यहाँ से लाके यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है सेकंड वेक्टर के टेल से। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, जब हम फर्स्ट का टेल और सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो बताओ ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है वहाँ पे। और क्या लिखवाया था, जो भी ट्राइंगल में या जो भी वेक्टर में लाइन की लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होती है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 8। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड F1, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 16 माइनस F1। तो यूज करो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या देगी, F2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर, और FR की वैल्यू कितनी थी, 8। तो 8 का क्या हो गया, 64। अब F2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F2 की जगह लिख सकते हैं 16 माइनस F1 अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस 64। देखो है कि नहीं वहाँ पे। अब अगले स्टेप में दोनों साइड वहाँ पे स्क्वायर कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा वहाँ पे क्या, 16 माइनस F1 का होल स्क्वायर क्या दे देगा वहाँ पे, F1 स्क्वायर प्लस 64। देखो है कि नहीं वहाँ पे।